सोचिए एक छोटी सी गोली के बारे में, इतनी छोटी कि उंगलियों में समा जाए, पर इसके अंदर छिपी है एक पूरे शहर को रोशन करने की ताकत। आज हम इसी यूरेनियम की अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत समझेंगे। जी हाँ, देखने में ये एक मामूली सी चीज लगती है। पहली नजर में शायद ही किसी का ध्यान इस पर जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो इसे खास दिखाए। लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा जो एक बड़े शहर को सालों तक बिजली दे सकती है। यही तो है यूरेनियम का जादू, एक ऐसा तत्व जिसने हमारी दुनिया को देखने का और चलाने का नजरिया ही बदल दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज पूरी दुनिया की लगभग 10% बिजली इसी छोटे से पायलट से बनती है। इसका सफर मतलब जमीन की गहराइयों से निकलकर एक हाईटेक न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचना विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की एक हैरतअंगेज कहानी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी एक इत्तेफाक से हुई खोज से शुरू होती है। एक ऐसा अनोखा तत्व जो बाद में जाकर ऊर्जा का एक विशाल स्रोत बन गया। इसकी हिस्ट्री ना वाकई दिलचस्प है। 1789 में यूरेनियम की खोज तो हो गई थी, पर लगभग 100 साल तक किसी को इसकी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। फिर आया साल 1896, जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई। मतलब ये पता चला कि कुछ तत्व अपने आप लगातार ऊर्जा छोड़ते रहते हैं। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। और 20वीं सदी के आते आते वैज्ञानिकों ने ये पहेली सुलझा ली कि यूरेनियम के एटम को तोड़कर, जिसे हम फिजन कहते हैं, इतनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है जिसकी पहले सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। तो वो तो थी इतिहास की बात। आज कैसे इस पत्थर को ईंधन में बदला जाता है? इसका सबसे पहला कदम है अयस्क, यानी ओर को चट्टान से गैस में बदलना। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, जमीन के इतने नीचे से यूरेनियम अयस्क को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला कैसे जाता है? इसका जवाब छिपा है आज की कमाल की इंजीनियरिंग में, खास तौर पर कनाडा के सस्केचेवान जैसी जगहों पर, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन यूरेनियम भंडार हैं। वहां पानी को खदान में आने से रोकने के लिए अयस्क के चारों तरफ की जमीन को आर्टिफिशियली जमा दिया जाता है, एकदम बर्फ की तरह सख्त। और फिर रिमोट से चलने वाली मशीनें आती हैं और सुरक्षित तरीके से इस कच्चे यूरेनियम को बाहर निकालती हैं। अच्छा, एक बार अयस्क बाहर आ जाए तो उसे केमिकल प्रोसेस के जरिए एक गैस में बदला जाता है। इसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इस ठोस पत्थर से गैस तक का सफर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से कहानी के सबसे अहम पड़ाव की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं एनरिचमेंट। तो अब आता है अगला हिस्सा, हाई स्पीड स्पिन। यहाँ पर जो शक्तिशाली हिस्सा है उसे बाकी के तत्व से अलग किया जाता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कुदरती यूरेनियम में ज्यादातर वो प्रकार होता है जो आसानी से ऊर्जा नहीं देता। जो काम का आइसोटोप है, यानी U-235, वो सिर्फ 0.7% होता है। और न्यूक्लियर फिशन यानी ऊर्जा पैदा करने वाली रिएक्शन के लिए यही U-235 चाहिए। तो इसे एक असरदार ईंधन बनाने के लिए U-235 की मात्रा को 0.7% से बढ़ाकर 3 से 5% तक ले जाना पड़ता है। और ये काम किया जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज से। जरा कल्पना कीजिए, ये मशीनें यूरेनियम गैस को आवाज की रफ्तार से भी तेज घुमाती हैं। इस जबरदस्त स्पिन से होता यह है कि भारी वाले आइसोटोप बाहर की तरफ चले जाते हैं और हल्का काम का U-235 बीच में जमा हो जाता है। ये एक बेहद नाजुक और जटिल प्रक्रिया है। एनरिचमेंट के बाद हमारे पास वो मटेरियल तैयार है जिससे ये छोटी सी गोली बनती है। तो अब देखते हैं कि इस एक अकेली गोली से आखिर कितनी ऊर्जा निकलती है। तो सवाल वही है, असल में इन छोटी छोटी गोलियों में कितनी शक्ति भरी होती है? इसकी ताकत का अंदाजा आप यहाँ से लगाइए। यूरेनियम की सिर्फ एक गोली, इसमें उतनी ही ऊर्जा है जितनी 1800 पाउंड यानी करीब 800 किलो कोयले में होती है, या फिर 150 गैलन तेल के बराबर। ऊर्जा का इतना ज्यादा घना होना ही इसे कोयले और तेल जैसे पारंपरिक ईंधनों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अगर आंकड़ों में बात करें तो हर एक गोली लगभग 10 लाख किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकती है। मतलब एक घर को सालों तक चलाने के लिए काफी। तो ये ऊर्जा निकलती कैसे है? इन गोलियों को लंबी लंबी फ्यूल रॉड्स में भरा जाता है और उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में, मतलब उसके दिल में रखा जाता है। वहां एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिसे फिशन कहते हैं, से बेहिसाब गर्मी पैदा होती है। और बस इसी गर्मी से पानी को भाप बनाकर टरबाइन घुमाए जाते हैं, जिससे बिजली बनती है। अब जाहिर है, इतनी शक्ति को काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इसीलिए परमाणु सुरक्षा के लिए एक मल्टीलेयर यानी कई परतों वाला तरीका अपनाया जाता है। हर न्यूक्लियर रिएक्टर को सुरक्षा की कई परतों से बनाया जाता है। सबसे बाहर होती हैं 6 फीट मोटी कंक्रीट की दीवारें, जो किसी भी तरह के रेडिएशन को बाहर आने से रोकती हैं। अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ी का अंदेशा हो तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम तुरंत रिएक्टर को बंद कर देते हैं। और इस्तेमाल हो चुके ईंधन के लिए भी गहरे कूलिंग पूल बनाए जाते हैं। जी हाँ, ईंधन का सफ़र रिएक्टर में खत्म नहीं होता। इस्तेमाल होने के बाद भी ये फ्यूल रॉड्स कई सालों तक बहुत ज़्यादा रेडियोएक्टिव रहती हैं, इसलिए उन्हें दशकों तक इन्हीं गहरे पानी के पूलों में सुरक्षित रखा जाता है। ये पानी उनकी गर्मी और रेडिएशन दोनों को सोख लेता है, जब तक कि वो धीरे धीरे ठंडी और कम खतरनाक न हो जाएं। और इस तरह हम घूमकर वापस उसी छोटी सी गोली पर आ जाते हैं, एक शांत, साधारण सी दिखने वाली गोली जो खामोशी से लाखों घरों को रोशन कर रही है। ये सिर्फ ऊर्जा का एक स्रोत नहीं, बल्कि विज्ञान और इंसानी सोच की तरक्की का एक जबरदस्त प्रतीक है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, एटम यानी परमाणु के साथ हमारा रिश्ता अगला कौन सा मोड़ लेगा? भविष्य में और कौन कौन सी संभावनाएं छिपी हैं?